कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सृष्टि को अपने पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द महसूस होने लगा था। तभी कुछ सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना पर्स उठाया और उसे टटोलने लगी। उसे अपने सैनिटरी पैड चाहिए थे। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन उस बैग में सैनिटरी पैड्स मिल ही नहीं रहे थे। वो खुद से ही बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं हाफ डे लेकर घर चली जाऊँ? पर नहीं, अगर घर जाऊँगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी और कहेंगे कि मैं काम से चोरी करती हूँ। पर यहाँ पर मैं पैड कैसे मंगवाऊँ? क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर जाऊँ? ये सब सोचते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा प्रलय लैपटॉप पर उसकी बातें सुन रहा था। जब उसे सृष्टि की प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जब तुम्हारा प्रलय तुम्हारे पास है तो तुम्हें फिक्र करने की इजाज़त नहीं है यूनिवर्स। ये प्रलय तो तुम्हारे कदमों में दुनिया लाकर रख दे, तो फिर ये तो चीज़ ही क्या है? ये बोलते हुए उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और उससे किसी को एक मैसेज किया। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकलने ही वाली थी। उसने सोच लिया था कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर मार्केट की तरफ जाएगी, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही प्रलय केबिन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि उससे नज़रें चुराते हुए बोली, मैं आपके ही केबिन में आ रही थी सर, वो मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि केबिन का दरवाज़ा बंद कर प्रलय अंदर की तरफ आया और सृष्टि के होठों पर अपनी उंगली रख दी। सृष्टि का दिल धक सा रह गया। उसने नज़रें उठाकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है? सृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने अपना दूसरा हाथ सृष्टि के आगे किया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। प्रलय उसे देखते हुए बोला, इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान होगा। सृष्टि को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय उसे ये सामान देने आया है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही प्रलय को समझ आ रहा था कि सृष्टि क्या सोच रही है। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जाना चाहती हूँ, बस आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि एकदम से कांप उठी। वो तुरंत उसका हाथ अपने गाल से हटाने को हुई, लेकिन प्रलय उसके गाल को हल्का हल्का सहलाते हुए उसके चेहरे पर झुका और बोला, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है यूनिवर्स। मैं जानता हूँ तुम किस प्रॉब्लम में हो और मेरी यूनिवर्स की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं हूँ। बस इतनी कोशिश करना कि मैं खुद तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाऊँ। सृष्टि हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, खैर ये बताओ कि इसे खुद इस्तेमाल करोगी या फिर मैं हेल्प करूं? सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसे एक जोर से बिजली का झटका लगा हो। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई। प्रलय के मुंह से ऐसी बातें सुनना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत प्रलय के हाथ से बैग लिया और बोली, कितने बेशर्म इंसान हैं आप। शर्म नहीं आती आपको एक शादीशुदा लड़की से ये बातें करते हुए? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं अपनी चीज़ मैनेज कर सकती हूँ। गुस्से से ये सब बोलकर वो प्रलय के हाथ से वो बैग लेकर तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। प्रलय अपने चेहरे पर लंबी सी स्माइल लिए उसे देख रहा था। सृष्टि वॉशरूम में आई और आकर उसने गहरी गहरी सांस ली। अभी अभी उसके साथ जो हुआ उसके लिए बहुत अजीब था। प्रलय ने उसका पूरा दिमाग घुमा दिया था। वो उस बैग की तरफ देखने लगी। उसने उस बैग को खोल कर देखा तो उसमें सैनिटरी पैड्स से लेकर पीरियड्स में जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं वो सब था। वो सब देखते हुए उसने अपना माथा पीट लिया, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो खुद ब खुद प्रलय के बारे में सोचने लगी थी। आज तक कभी मानव ने भी उसे ये सब चीज़ें लाकर नहीं दी थी। अगर वो कभी मांगती भी तो मानव का यही जवाब होता था, उसके पैर या हाथ नहीं टूटे जो वो अपनी चीज़ खुद नहीं ला सकती। प्रलय का उसके लिए ये सब करना उसे एक स्पेशल सी फीलिंग दे रहा था। पर जब अचानक ही उसे महसूस हुआ कि वो क्या सब सोचे जा रही है, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, मैं प्रलय सर की बातों में नहीं आ रही हूँ।
इस वक्त मुझे उनके हेल्प की ज़रूरत है, तो बस मैं उनसे हेल्प ले रही हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और हाँ, अब इस जॉब से रिज़ाइन तो मैं बहुत जल्दी दूँगी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अभी भी सृष्टि के केबिन में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ ऐसा खास था जो उसने अभी तक सृष्टि को नहीं दिया था। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो वॉशरूम से अपनी साड़ी को संभालते हुए बाहर निकली। सृष्टि ने भी इस वक्त प्रलय की तरफ देखा तो उसकी चेयर पर आराम से बैठा था। उसे देखते हुए प्रलय उसकी तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा। प्रलय उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, अब रिलैक्स फील हो रहा है? उसका सवाल सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कैसा फील हो रहा है? आप यहाँ से जाइए, ये मेरा केबिन है, आपका नहीं। ये बोलते हुए सृष्टि मुंह बनाते हुए आगे की तरफ आ गई। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो वापस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे एकटक देखते हुए बोला, ये केबिन बेशक से तुम्हारा है यूनिवर्स, लेकिन तुम मेरी हो, और जो चीज़ और जो इंसान मेरा है उससे जुड़ा सब कुछ मेरा है। ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपने बालों पर अपना हाथ रखकर घुमाया तो जो बाल उसके माथे पर आकर बिखरे थे वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश लग रहे थे। सृष्टि बिना उसकी तरफ देखे बोली, देखिए, ये गोल गोल बातें मेरे साथ मत कीजिए, मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आई हूँ, मुझे काम करने दीजिए। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गई। प्रलय जाकर उसके सामने उसके ही टेबल पर बैठ गया तो सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय ने हल्का सा टेढ़ा होकर अपनी पॉकेट से एक बहुत बड़ा चॉकलेट का पैकेट निकाला और सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। उस चॉकलेट को देखकर सृष्टि की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई, लेकिन तुरंत उसने अपनी नज़रें प्रलय पर और उस चॉकलेट पर से हटाई और अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें फ़ाइल खोलने लगी जिस पर वो पहले काम कर रही थी। प्रलय ने वो चॉकलेट अब बिल्कुल उसके चेहरे के सामने कर दिया। सृष्टि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आपको इंसल्ट फील नहीं होता है क्या? मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि आप मेरे केबिन से बाहर जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे गुस्से से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, करती रहो बेशक से गुस्सा। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, कितने निर्लज्ज प्राणी हैं आप। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और ये निर्लज्ज प्राणी तुम्हें शर्माने पर मजबूर करेगा। ये बोलते हुए जब प्रलय के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई तो सृष्टि ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। प्रलय एक बार फिर से उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए बोला, जब पीरियड्स आते हैं तो चॉकलेट खाने से मूड ठीक हो जाता है। सृष्टि तुरंत बोली, हाँ, आपको तो पता ही होगा मूड स्विंग के बारे में। आपकी तो हरकतें बता रही है कि पता नहीं कितनी ही लड़कियों को इस तरह से आप चॉकलेट देते होंगे। जब शादीशुदा को नहीं छोड़ रहे तो कुंवारी तो ना जाने कितनी ही होंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। सृष्टि एकदम चौंक गई। प्रलय ने उसके कंधे पर बेहद कसकर अपना हाथ रखा हुआ था। वो सृष्टि के चेहरे पर झुका और बोला, मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है यूनिवर्स। शादीशुदा हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा, बल्कि अब तो मेरा प्यार मेरा ऑब्सेशन बन गया है। और बेशक से प्रलय राणा के आसपास लड़कियों की लाइन लगी हो, लेकिन प्रलय राणा के दिल पर सिर्फ उसकी यूनिवर्स हुकूमत करती है। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी, जिस पर से प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कह रहा था। वो प्रलय पर से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। प्रलय ने चॉकलेट का रैपर खोला और उसके होठों से लगा दिया। सृष्टि इस कदर प्रलय में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब वो चॉकलेट उसके होठों को छूने लगी। करीबन 3-4 मिनट वो चॉकलेट यूं ही उसके होठों से लगी रही। ना प्रलय ने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और ना ही उसने प्रलय पर से अपनी नज़रें हटाई। जब उसके होठों पर वो लगी हुई चॉकलेट हल्की हल्की मेल्ट होकर उसके होठों को भिगोने लगी तो वो एकदम से होश में आई। वो तुरंत पीछे की तरफ हटी और प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, अब नज़रें क्यों हटा ली? मुझे तो लगा कि आज मेरी यूनिवर्स मुझ में खो जाएगी। सृष्टि तुरंत गुस्से में बोली, आप यहाँ से जा रहे हैं या फिर मैं यहाँ से जाऊँ? देखिए, मुझे इस तरह की बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊँगी।
उसकी बात सुनकर प्रलय ने कुछ नहीं कहा और फिर हंसने लगा। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा कौन सा जोक मारा है जो प्रलय इस तरह से हंस रहा है। उसे हंसते हुए देख सृष्टि को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठी और बोली, ठीक है, आप हंसते रहिए, मैं ये जॉब अभी इसी वक्त छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ इस ऑफिस से। ये बोलते हुए प्रलय के सामने से सृष्टि केबिन के दरवाजे की तरफ जाने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि का हाथ सीधा प्रलय के सीने पर आकर लगा और सृष्टि का दिल धक से रह गया। प्रलय के पास खड़े होने पर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग की भट्ठी के करीब खड़ी हो। इस वक्त प्रलय गुस्से से तप रहा था। प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे और भी ज़्यादा करीब खींच लिया। सृष्टि एकदम सुन्न हो गई। प्रलय उसे देखकर बेहद कर्कश भरी आवाज़ में बोला, मैं हंसा इसलिए क्योंकि तुम ये समझ जाओ कि तुमने अभी जो बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। पर यूनिवर्स, मुझे मजाक भी एक हद तक पसंद है। आइंदा ये बात तुम्हारी ज़बान पर नहीं आनी चाहिए। मुझे छोड़कर जाने का ख्याल कभी ख्यालों में भी मत लाना। प्रणय राणा तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। अगर उससे दूर जाने की कोशिश भी की ना तो ज़िंदगी में ऐसा प्रलय आएगा, ना खुद को संभाल पाओगी, ना इस प्रलय राणा को, और ना ही जो प्रलय आएगा उसे। प्रलय की धमकी सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय टेबल से नीचे की तरफ उतरा। सृष्टि उसके बिल्कुल करीब ही थी तो सृष्टि भी अब उसके साथ ही पीछे की तरफ हुई। प्रलय ने उसके होठों की तरफ देखते हुए उन पर लगी हुई चॉकलेट अपनी उंगली पर ली और उसे अपने होठों से लिक कर लिया। सृष्टि के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। प्रलय अभी भी इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए बोला, अपने दिल की बात साफ साफ तुम्हें शब्दों में बता दे, लेकिन फिर भी तुम्हें कोशिश करके देखनी हो तो देख लेना यूनिवर्स। पर एक बात याद रखना, प्रलय राणा थोड़ा सनकी किस्म का इंसान है। जितना उसका प्यार खतरनाक है ना, उससे ज़्यादा उसका गुस्सा खतरनाक है। प्यार से भी तुम्हें बचकर ही रहना होगा और गुस्से से तो बहुत बचकर रहना होगा। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई और प्रलय चेहरे पर मंद मंद सी मुस्कान लिए केबिन से बाहर चला गया। सृष्टि बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आया हो और अब वो तूफान थम सा गया हो, लेकिन अंदर एक डर था कि कहीं वो तूफान वापस ना आ जाए। सृष्टि एक बार फिर से काम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़रें दरवाजे पर जा रही थी। जब भी हल्की सी आहट होती तो उसे ऐसा लगता कि प्रलय आया है, लेकिन प्रलय जब से गया था तब से वापस आया ही नहीं। शाम हो चुकी थी। सृष्टि अपने केबिन से बाहर निकली तो रागिनी उसका इंतज़ार करते हुए मिली। वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम कब आई? मैंने तो पहले भी चेक किया था लेकिन तुम अपने केबिन में नहीं थी। रागिनी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो अपने केबिन में ही थी और आज सुबह मैं लेट हो गई थी, इसलिए शायद तुमने मुझे देखा नहीं। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रागिनी कुछ छुपा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रागिनी के साथ वो ऑफिस से बाहर निकली और वापस वर्मा हाउस आ गई। वर्मा हाउस, बार बार उसके दिल में प्रलय का ख्याल आ रहा था। जरा सा भी उसके आसपास आहट होती तो उसे ऐसा लगता कहीं से प्रलय ना आ गया हो। सृष्टि ने अपना पर्स अपने अलमारी में रखा तो उसे अचानक से ध्यान आया कि उसके पर्स में प्रलय की दी हुई चॉकलेट है। उसने पर्स को खोला और उस चॉकलेट को निकाला। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सृष्टि ने तुरंत उस चॉकलेट को पर्स में वापस डालना चाहा, लेकिन तभी बिनी उस चॉकलेट की तरफ देखते हुए अंदर की तरफ आई और बोली, यहाँ पर मेरा भाई खून पसीने की कमाई से घर चलाने की कोशिश कर रहा है और ये मैडम इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खाई जा रही हैं। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। विन्नी ने तुरंत अपने हाथों से वो चॉकलेट छीन ली। विन्नी ने उस चॉकलेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जो सृष्टि जैसी लड़की के लिए खरीदना थोड़ा मुश्किल था। विन्नी हैरानी से बोली, इतनी महंगी चॉकलेट? सृष्टि उसे कुछ बोलती उससे पहले ही विनी बोली, कहीं तुम्हारे किसी आशिक ने तो नहीं दी? सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये चॉकलेट तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विनी ने जोर से आवाज़ लगाई, माँ ज़रा इधर तो आना। विन्नी की आवाज़ सुनकर संतोष जी वहाँ पर आई। विन्नी जल्दी से उसके पास गई और बोली,
ये देखिए माँ, आपकी इस लाडली की हरकत, कितनी महंगी चॉकलेट खाए जा रही है। आपको पता भी है ये चॉकलेट कम से कम 2000 की है। ज़रा पूछो तो इससे कि इसकी औकात कब से हुई इतनी महंगी चॉकलेट लेने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई के जाते ही ये गुलछर्रे उड़ाने लगी है। सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो संतोष जी से क्या कहे। संतोष जी उसे गुस्से से घूरते हुए उसके पास आई और बोली, कहाँ से लाई तू ये चॉकलेट? सृष्टि डरते हुए बोली, वो ऑफिस में। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी ने जोर से उसका कंधा पकड़ा और बोली, अटक अटक कर क्या बोल रही है, बता किसने दी ये चॉकलेट, किसके साथ मुंह काला कर रही है तू? सृष्टि आंखों में नमी तैर गई। वो डरते हुए बोली, ये चॉकलेट मेरी नहीं है। वो आज ऑफिस में सबको चॉकलेट दी गई थी तो मुझे भी मिली, मैंने खुद से नहीं खरीदी। विन्नी तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी। संतोष जी को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। विन्नी ने संतोष जी से वो चॉकलेट वापस छीनी और बोली, तुम्हारे बॉस ने अगर चॉकलेट दी है तो तुम्हारे बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, क्योंकि इस चॉकलेट को मैं खाऊंगी। तुम्हारी औकात नहीं है इसे खाने की। इतनी कीमत तो तुम्हारी खुद की नहीं है जितनी महंगी तुम्हारे पास चॉकलेट है। इंसान को अपनी औकात के हिसाब से खाना चाहिए। ये बोलकर विनी उस चॉकलेट को खाते हुए ही रूम से बाहर चली गई। संतोष जी गुस्से से देखते हुए बोली, अब तेरा बॉस यहाँ पर खाना बनाने नहीं आएगा। चल जल्दी से किचन में जा और डिनर की तैयारी कर। जब देखो इधर उधर मुंह मारती रहेगी। ये बोलकर संतोष जी वहाँ से चली गई। जैसे ही वो बाहर की तरफ आई उनकी नज़र बिनी पर गई, जो बड़े मज़े से चॉकलेट खा रही थी। संतोष जी आकर उससे वो चॉकलेट छीनी और बोली, अकेले अकेली खाएगी क्या, ज़रा मुझे भी दे। ये बोलकर वो जाकर सोफे पर बैठ गई। अंदर कमरे में खड़ी सृष्टि की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे इस वक्त एक तकलीफ सी महसूस हो रही थी, पता नहीं विनी की बातों से या फिर अपनी किस्मत की वजह से, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। खाना वगैरह निपटा कर सृष्टि वापस अपने कमरे में आई और आकर मानव को कॉल करने लगी। उसे पूछना था कि मानव सही सलामत देहरादून पहुंच गया ना, लेकिन मानव ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। अभी वो फ़ोन टेबल पर रख कर सोने ही वाली थी कि उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुआ। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज था, जिस पर लिखा था, क्या कर रही हो, मुझे याद कर रही हो क्या यूनिवर्स? जैसे ही सृष्टि ने वो यूनिवर्स शब्द पढ़ा, वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालने लगी। यूनिवर्स शब्द देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि ये मैसेज उसे किसने भेजा होगा। वो तुरंत से प्रलय का मैसेज डिलीट करने को हुई, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन बजने लगा। प्रलय के नंबर से ही कॉल आते हुए देख सृष्टि और भी ज़्यादा डर गई। फ़ोन से ज़्यादा तेज उसकी धड़कनें चलने लगी। वो नहीं चाहती थी कि प्रलय उसे बार बार कॉल करे, इसलिए उसने प्रलय का कॉल रिसीव करना ही सही समझा था कि एक ही बार में वो उसे समझा दे कि प्रलय उसे इस तरह से कॉल ना करे। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। सामने से आवाज़ आई, जल्दी से अपनी बालकनी खोलो। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत नज़रें उठाकर बालकनी की तरफ देखा, जहां से खिड़की की तरफ से एक साया दिखाई दे रहा था। सृष्टि ने तुरंत अब अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर चिटकिनी नहीं लगी हुई थी। वो तुरंत बेड से उठी और भागकर दरवाजे के पास गई और चिटकिनी लगाई। चिटकिनी लगाने के बाद उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जब उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर फिर से प्रलय की आवाज़ सुनाई दी, तो वो तुरंत बालकनी के दरवाजे की तरफ भागी। उसे बालकनी का दरवाज़ा खोलने में भी डर लग रहा था। बाहर प्रलय खड़ा था। ये सोच सोच कर उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो बालकनी का दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो प्रलय का कोई पता नहीं कब वो घर के मेन गेट से ही अंदर घुस आए। उसने डर के मारे दरवाज़ा खोल ही दिया। सामने प्रलय खड़ा गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम जानती भी हो मैंने आज तक इतना वेट किसी का नहीं किया। अगर ये दरवाज़ा अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि तुरंत उसके करीब हुई और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। चाँद की रोशनी में सृष्टि का चेहरा चांदनी से नहाया हुआ था और प्रलय, जिसकी धड़कनें पहले ही तेजी से चल रही थी, जब उसने सृष्टि के हाथ को अपने होठों पर महसूस किया तो बस वो धड़कनें पागल हो उठी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज़ में बोली, प्लीज़ धीरे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। प्रलय भी धीमे से बोला, मेरे लिए तो तुम्हें देखना ही क़यामत के बराबर है।
ये बोलते हुए उसके होठ सृष्टि के हाथों को छू रहे थे। सृष्टि को अपने बदन में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। उसने तुरंत अपना हाथ प्रलय के चेहरे से हटाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्यों आए यहाँ पर? मैंने आपसे मना किया था ना कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि प्रलय अब उसके सामने नहीं खड़ा था बल्कि कमरे के अंदर आ गया था। उसे यूं अपने कमरे में घुसते हुए देख सृष्टि की आंखें हैरत से फैल गई। वो तुरंत प्रलय के पीछे पीछे आई और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, ये क्या बदतमीजी है? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने अब उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मुझे धीरे से बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन अब खुद इतना तेज बोल रही हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। मुझे पिटवाने का इरादा है क्या? सृष्टि ने तुरंत मासूमियत से अपना सरनामे हिलाया। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अगर इरादा होता भी तो इरादा पूरा नहीं होता मेरी जान। प्रलय राणा हूँ मैं, नज़रें उठे तो नज़रों को आंखों के समेत उखाड़ दूँ। हाथ मुझ तक पहुँचना तो सामने वाले इंसान के लिए मौत के बराबर है। सृष्टि गुस्से से उसे घूरने लगी और फिर धीरे से बोली, आप अपनी धमकियों से मुझे डरा रहे हैं? प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो प्यार करने के लिए बेसब्र हूँ, तुम इजाज़त तो दो। सृष्टि तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बालकनी के दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर बोली, चुपचाप चले जाइए यहाँ से, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती। प्रलय बेफिक्री से बोला, अगर करना चाहती हो तो करके देख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो काम मुझे 2-4 दिन बाद करना है वो अभी कर दूंगा। सृष्टि हैरानी से बोली, कैसा काम? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाने का काम। ज़्यादा भारी नहीं हो तुम, कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा, डोली वोली की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रलय को कैसे समझाए कि वो उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। उसके एक्सप्रेशंस देखकर प्रलय की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। सृष्टि इस बार गुस्से से बोली, मुझे लगता है बचपन में ना आपके सिर पर कोई चोट लग गई थी, इसलिए आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आपको एक बार में बात समझ नहीं आ रही कि शादीशुदा लड़कियों के साथ इस तरह से बातें नहीं की जाती, उनके कमरों में ऐसे नहीं आया जाता। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं पागल हूँ, तुमने यकीन नहीं किया। अब दोबारा बता देता हूँ, मैं पागल हूँ मेरी जान, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, और ये पागलपन ऐसा ही है। अब इसे तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। खैर ये बताओ, मुझे अपनी गोद में सुलाओगी या फिर अपनी बाहों में? उसकी बात सुनकर सृष्टि बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। इस बार प्रलय ने जो बात कही थी वो सुनकर पता नहीं क्यों उसे अपने गाल गर्म से होते महसूस हो रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और वहाँ पर लगे हुए छोटे से आई कैमरा से देखने लगी कि कहीं कोई बाहर खड़ा तो नहीं। उसे यूं दरवाजे की तरफ भागते देख प्रलय हैरान था। वो उसके पास आया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब चेहरा लाकर बोला, क्या देख रही हो बाहर, और दरवाजे से क्यों देख रही हो? हम बाहर चलते हैं ना? उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने वापस प्रलय की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दूसरी तरफ लेकर आई। दरवाजे से उनकी आवाज़ बाहर जा सकती थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की परेशानी और डर दिखाई दे रहा था। सृष्टि उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थामा और उन्हें देखने लगा। आज भी उसके हाथों में कई जगह जलने के निशान थे तो कई जगह खरोचों और चोटों के। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, उस जल्लाद मानव का तो बंदोबस्त कर दिया है मैंने, लगता है तुम्हारी इस नकचढ़ी ननद और सास का भी करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानव को देहरादून भेजने वाला इंसान प्रलय है। वो हैरानी से बोली, आपने मेरे मानव? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। उसकी नज़रें सृष्टि पर सर्द हो गई थी और उन नज़रों को महसूस कर ही सृष्टि की बात अधूरी रह गई थी। प्रलय की आंखें ही बता देती थी कि जब उसे गुस्सा आता था तो बेइंतहा आता था। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। प्रलय ने उसे शांत देख मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने ही मानव को देहरादून भिजवाया है और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।
मन तो उसका ऊपर का टिकट कटवाने का था, लेकिन फिलहाल उसे जिंदा रखा है। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि को गुस्सा आ रहा था। भले ही मानो उस पर कितना मर्जी अत्याचार करता हो, लेकिन वो पति परमेश्वर होता है वाली विचारों की थी। हालांकि हमेशा से उसकी सोच ये नहीं थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसके दिमाग में हर रोज़ एक ही बात डाली जाती थी कि पति बेशक से कुछ भी करे, लेकिन पति भगवान होता है और भगवान की सिर्फ पूजा की जाती है, उसके आगे सिर झुकाया जाता है, उसे आंखें नहीं दिखाई जाती। उसने तुरंत प्रलय को धक्का दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास की तो। प्रलय उसके करीब हुआ और वापस उसे पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारे पति के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, और मैं तुम्हारे पति के बारे में क्या ही बात करूं। वैसे तो मैं उसके बारे में रोज ही बात करता हूं। तुमने सुना नहीं क्या, प्रलय राणा नाम है तुम्हारे पति का। सृष्टि ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। इतना तो वो जानती थी कि वो चाहे जितनी मर्जी कुछ भी कह ले, लेकिन प्रलय पर उसकी बातों का असर नहीं होने वाला। प्रलय उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, खैर ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। सृष्टि ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना चेहरा घुमाकर खड़ी रही। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। सृष्टि ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा तो मैं क्या करूं? अगर आपका मीठा खाने का मन है तो बाहर बाजार है, जाइए और जाकर अपनी फेवरेट मिठाई लेकर खाइए। आपको किसी ने रोक नहीं रखा है, और आप तो ये भी नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे नहीं हैं। राणा इंडस्ट्रीज जिसके पास हो, उसके पास पैसों की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। प्रलय मुस्कुराया और बोला, ये बात तुमने सही कहा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसा तो इतना है कि पूरी दुनिया खरीद लूं, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं खरीद नहीं सकता। सृष्टि से हैरानी से बोली, क्या? प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें, इसलिए तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके तो मैं अपने साथ ले जाऊँ तुम्हें, बेशक से शादीशुदा हो। दुनिया का कोई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट मुझे रोक नहीं सकता। इतनी पावर है मेरे अंदर कि एक मानो तो क्या 10 मानो एक इशारे से संभाल लूँ। लेकिन मेरी जान प्रलय राणा अगर हासिल भी करता है ना, तो उस चीज़ को बेहद नज़ाकत से हासिल करता है जिस पर उसका दिल अटका हो, क्योंकि अपने ही दिल को तकलीफ़ देना प्रलय राणा को नहीं आता। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय मुस्कुराया और बोला, खैर बाजार की मिठाई छोड़ो, ये बताओ वो चॉकलेट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? इतना तो कन्फर्म है कि अभी तक तुमने उसे पूरा नहीं खाया होगा, वही खिला दो। तुम्हारे होठों का टेस्ट तो अभी भी उसमें होगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत से बोली, वो तो विन्नी ले गई, लेकिन बोलते बोलते वो चुप हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि प्रलय के सामने उसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वहीं चॉकलेट के जाने पर प्रलय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चॉकलेट प्रलय ने सृष्टि को दी थी। बेशक से विन्नी उससे पूरी दुनिया भर की चॉकलेट ले ले, लेकिन वो चीज़ उसने छुआ भी कैसे जो उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्स को दी थी। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा झलक रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से सृष्टि को गुस्से की हद बता रहे थे। वो तुरंत बोली, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए, विनी छोटी है, उसका चॉकलेट खाने का मन करता है तो वो ले गई। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। मतलब जो खुद इतनी मासूम है, वो प्रलय राणा को पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी घूरती हुई नज़रें खुद पर महसूस कर अब सृष्टि की बोलती बंद हो गई। प्रलय एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ। वो बोला, चॉकलेट नहीं है तो क्या हुआ, और भी बहुत कुछ है ऐसा जिसे खाकर मैं अपना मुंह मीठा कर सकता हूँ। सृष्टि हैरानी से बोली, क्या क्या है ऐसा मेरे पास? कुछ भी नहीं है, और हमारे यहाँ पर कमरों में ऐसा कुछ नहीं रखा जाता। प्रलय उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मेरे सामने तो वो चीज़ अभी भी है, मेरे लिए दुनिया जहान में सबसे मीठी चीज़। उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ देखते हुए देख सृष्टि उससे दूर होते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, मैं आपकी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन ऐसी वैसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। सृष्टि बुरी तरह से कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता नहीं दिल में कैसे एहसास हो रहे थे जो उसे पागल कर रहे थे। ना वो प्रलय से दूर जा पा रही थी और ना ही प्रलय के करीब रह पा रही थी। प्रलय सच में उसकी ज़िंदगी में एहसासों का प्रलय बनता जा रहा था। प्रलय उसके चेहरे के करीब हुआ। सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोला,
प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं चिल्ला नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मत कीजिए कुछ ऐसा वैसा। वो बोलती ही रह गई और प्रलय ने पहले उसकी दाईं आंख पर बड़ी ही नज़ाकत से अपने होठ रखे और फिर बाईं आंख पर। सृष्टि की आंखों में नमी थी जो उसके होठों की छुअन को महसूस कर ही आंखों से उतर गई। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, वो बस एकटक प्रलय को देख रही थी, जो बेहद प्यार अपने चेहरे पर लिए सृष्टि को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसके सामने सच में उसकी पूरी दुनिया हो और वो एक ही नज़र में उस दुनिया को अपनी आंखों में बसा रहा हो। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा, उसे दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी, जो तब होती है जब पहली बार इंसान इश्क में महसूस करता है। प्रलय ने उसके चेहरे को छोड़ा और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई, उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। प्रलय उसे यूं ही चुपचाप खड़े देख एक बार फिर से बोला, कहा ना जाकर सो जाओ, जाओ जल्दी। जैसे ही उसने दोबारा कहा, सृष्टि तुरंत से जाकर बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने दोबारा अपनी आंखें खोली और कमरे में इधर उधर नज़रें घुमाई, लेकिन प्रलय उसे कहीं नज़र नहीं आया। तभी प्रलय की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, अब अगर दोबारा आंखें खोली तो मैं खुद तुम्हें नहीं सोने दूंगा, पूरी रात परेशान करूंगा और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है वो परेशानी क्या होगी। प्रलय की आवाज़ सुनकर ही सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी तो उसे सामने प्रलय सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ दिखाई दिया। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपना सर तकिए पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपनी आंखें खोलने की। वहीं प्रलय उस चेयर पर बैठे चुपचाप उसे देखे जा रहा था, ना उसकी पलकें झपक रही थी और ना ही उसकी नज़रें इधर उधर हो रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी सृष्टि, उसकी यूनिवर्स पर टिकी हुई थी। लगभग से 1 घंटा बीत चुका था और प्रलय अभी भी एकटक सृष्टि को देख रहा था। उसने एक पल के लिए भी सृष्टि पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। जो सुकून उसे पूरी रात सोने से भी ना मिले, वो सुकून उसे सिर्फ सृष्टि को देखने भर से मिल रहा था। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी हुई थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन भी थे, जो सृष्टि के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थे जिन्होंने सृष्टि की नींद नहीं उसकी ज़िंदगी हराम कर रखी थी। जब प्रलय को यकीन हो गया कि सृष्टि पूरी तरह से गहरी नींद में जा चुकी है तो वो अपनी जगह से उठा और सृष्टि के पास आया। सृष्टि जिसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून बिखरा हुआ था। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसने सृष्टि के माथे को चूम लिया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में बोला, होती होगी लोगों की मोहब्बत मुकम्मल जिस्मों से, मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही काफ़ी है। ये बोलकर उसने हल्का सा सृष्टि के बालों को सहलाया और फिर कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद बालकनी की तरफ बढ़ गया। कब वो बालकनी से गायब हुआ ये तो वहाँ पर आसमान में चमक रहे चाँद को भी पता नहीं चला होगा। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि शायद पहली बार इतने सुकून से सो रही थी। प्रलय के जाने के बाद उसने हल्की सी करवट ली और तकिए को अपने सीने से लगाकर सो गई। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट बिखर रही थी। शायद हकीकत में जो एहसास वो महसूस करने से इनकार कर रही थी, सपनों ने उसे वो एहसास महसूस करने की इजाज़त दे दी थी। सुबह का वक्त सृष्टि ने पहले घर का सारा काम निपटाया और फिर ऑफिस के लिए निकल गई। आज वो जब बस स्टॉप पर आई तो रागिनी उसे उसका ही इंतज़ार करते हुए मिली। रागिनी के साथ वो राणा इंडस्ट्रीज़ की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ बस के पीछे पीछे प्रलय के बॉडीगार्ड की गाड़ी थी। प्रलय आज खुद सृष्टि का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उसने सृष्टि की सेफ्टी के लिए एक आदमी उसके पीछे लगाया हुआ था ताकि उसे सृष्टि की अपडेट मिलती रहे। कुछ देर बाद सृष्टि और रागिनी दोनों राणा इंडस्ट्री पहुंच चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त हाईटेक मॉल में था, जहां पर वो सृष्टि के लिए शॉपिंग करने आया था, क्योंकि 3-4 दिन बाद ऑफिस में होली की पार्टी होने वाली थी और प्रलय चाहता था कि सृष्टि पार्टी में उसके दिए हुए कपड़े पहने। वो इस वक्त एक डिज़ाइनर स्टोर में था, लेकिन फ़िलहाल उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा था। वो एक ड्रेस की तरफ देखते हुए बोला, नहीं ये नहीं, मैं जानता हूँ मेरी यूनिवर्स को वो ऐसा कुछ भी नहीं पहनेगी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव लगे। ऐसी चीज़ तो वो लेने से भी साफ मना कर देगी और मुझे उसे कुछ ऐसा देना होगा जो लेना उसके लिए थोड़ा आसान हो।
ये बोलते हुए वो बाकी की ड्रेस भी देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की साड़ी पर गई, जिस पर रेड और पिंक कलर के बहुत ही ब्राइट फ्लावर्स बने हुए थे, जो कि होली की थीम को बहुत अच्छी तरह से मैच करते थे। उस साड़ी की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़की उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई और उस साड़ी की तरफ देखते हुए बोली, वो साड़ी दिखाना ज़रा, बहुत खूबसूरत है। प्रलय ने पलटकर अपनी साइड में देखा तो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसके सामने विनी खड़ी थी। विनी की शक्ल वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन वो हैरान इस बात से था कि विनी की इतनी औकात कब से हो गई कि वो इतने टॉप डिज़ाइनर स्टोर पर आकर शॉपिंग कर सके। वहीं दूसरी तरफ विनी के साथ एक लड़का भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी परेशानियां झलक रही थी। शायद वो विनी का बॉयफ्रेंड था। विनी ने उस लड़के की तरफ देखा और बोली, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है नितेश, मुझे होली के लिए यही साड़ी लेनी है। उन साड़ी की तरफ देखते हुए नितेश का गला सूख रहा था। वो साड़ी लेना उसकी औकात से बाहर था, लेकिन वो ये बात विनी को बताने में हिचकिचा रहा था। अगर वो बताता तो शायद विनी अभी इसी वक्त उसे छोड़कर चली जाती। सेल्स गर्ल ने वो साड़ी विनी की तरफ बढ़ा दी। विनी को देखते हुए प्रलय को याद आने लगा कि कैसे कल विनी ने सृष्टि की चॉकलेट उससे छीन ली। उसने विनी के हाथों से वो साड़ी ली और बोला, ये साड़ी मुझे दीजिए। विनी ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, ओह हेलो, तुम होते कौन हो मुझसे ये साड़ी इस तरह खींचने वाले? ये साड़ी मेरी है, मैं इसे खरीद रही हूँ, तुम्हारी औकात भी है क्या इस साड़ी को लेने की? उसकी बात सुनकर प्रलय राणा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं सेल्स गर्ल के पसीने छूटने लगे। वो प्रलय राणा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और अभी फ़िलहाल उनके स्टोर रूम में यही कोहराम मचा हुआ था कि प्रलय राणा खुद उनके स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए आया है। नितेश ने जब प्रलय की तरफ देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था प्रलय को। मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी मेरी औकात। तुम जानती हो प्रलय राणा की औकात जानने वालों की भी कोई औकात होती है, और तुम तो उस लिस्ट में कहीं भी क्वालिफाई नहीं करती। विन्नी उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तो मैं तुम्हें अपनी औकात दिखा कर ही रहूँगी। ये बोलकर वो नितेश की तरफ घूमी और बोली, मुझे अभी इसी वक्त ये साड़ी लेकर दो। नितेश जो पहले ही डरा हुआ था वो तुरंत बोला, सॉरी विन्नी, लेकिन मैं ये साड़ी तुम्हें नहीं खरीद कर दे सकता। विन्नी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्यों, तुम क्यों नहीं खरीद सकते ये साड़ी? मुझे नहीं पता। अगर तुमने ये साड़ी मुझे नहीं लेकर दी ना तो मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगी, मैं इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी। प्रलय उन दोनों के तमाशा को देख रहा था। नितेश जल्दी से बोला, देखो विनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम कोई और ड्रेस पसंद कर लो, लेकिन ये साड़ी मैं सच में तुम्हें नहीं लेकर दे सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। जैसे ही उसने कहा, विन्नी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी जॉब करते हो और तुम्हारी सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो फिर तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए मुझसे झूठ बोला? तुम कोई अच्छी कंपनी में जॉब नहीं करते, बल्कि तुम तो एक फटीचर भिखारी हो। नितेश कुछ कहता उससे पहले ही प्रलय नितेश के पास आया और बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कौन नहीं, तुम्हारी औकात क्या है मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन एक एडवाइस तुम्हें ज़रूर देंगे जो तुम्हारे प्यार से ज़्यादा तुम्हारे पैसों को तवज्जो दे। उस लड़की को डेट नहीं, डंप करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां प्यार के लायक नहीं होती। उसकी बात सुनकर नितेश कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन बिन्नी गुस्से से कांपते हुए बोली, ओह हेलो, तुम होते कौन हो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में बोलने वाले? तुम समझते क्या हो खुद को? आखिर औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने इस तरह से बोलने की? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय अपने पॉकेट में हाथ डाले बिन्नी के सामने बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसे अपने करीब महसूस कर बिन्नी एकदम से सुन्न हो गई। प्रलय राणा का ऑरा ही ऐसा था, जब वो शांत होकर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्रलय राणा को बोलने से पहले किसी की इजाज़त नहीं चाहिए होती। प्रलय राणा जब बोलता है ना तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। प्रलय राणा किसी के हिसाब से नहीं बोलता। और रही बात औकात की तो सर्च करना गूगल पर, प्रलय राणा जो आंखें मुझे दिखा रही हो वो बाहर आ जाएंगी और जो जुबान मेरे सामने चला रही हो वो चलाने लायक नहीं रहेगी।
प्रलय के मुंह से उसका नाम सुनकर बिन्नी की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि उसने प्रलय को कभी सामने से देखा नहीं था, लेकिन प्रलय के बारे में सुना बहुत कुछ था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने उस साड़ी की तरफ देखा और फिर सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए बोला, ये साड़ी मेरी तरफ से इस लड़की को भीख दे देना। वैसे भी प्रलय राणा और उसकी मिसेज राणा को डोनेट करना बहुत पसंद है। विन्नी को समझ नहीं आया कि प्रलय अपनी वाइफ का नाम क्यों ले रहा है। वो गुस्से से मुट्ठियां कसती रह गई और प्रलय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विन्नी नितेश की तरफ आई और उससे कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही नितेश ने उसे हल्का सा धक्का दिया और बोला, मैंने सुना था कि कुछ लड़कियां प्यार से ज़्यादा पैसों पर मरती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम मुझे क्या छोड़ोगी? आज मैं तुम्हें खुद छोड़ता हूँ। आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर नितेश तुरंत वहाँ से चला गया। उसे जाते देख बिन्नी और भी ज़्यादा बुरी तरह से चिढ़ गई। उसकी आंखों के सामने प्रलय का चेहरा घूम रहा था और दिमाग में उसकी बातें। वो गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं प्रलय राणा। पहले तो मैं तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे बारे में सब जान कर रहूँगी। ये बोलकर बिन्नी वहाँ से जाने लगी। तभी वो सेल्स गर्ल उसे रोकते हुए बोली, मैडम क्या आपको ये साड़ी पैक करके दूँ? उस साड़ी की तरफ देखते हुए बिन्नी, जो अब तक गुस्से से काँप रही थी, वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, प्रलय जी ने कहा है ना कि मुझे ये साड़ी उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट देने को कहा है, तो ये साड़ी जल्दी से मुझे पैक करके दे दीजिए। उस सेल्स गर्ल के चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसे प्रलय का आर्डर तो मानना ही था। उसने तुरंत वो साड़ी बिन्नी को पैक करके दे दी। कुछ देर बाद राणा इंडस्ट्रीज। प्रलय ऑफिस में आया तो सबसे पहले अपने केबिन में गया और जाते ही उसने अपने फ़ोन से सृष्टि के फ़ोन पर फ़ोन किया। सृष्टि ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। अब तक उसने प्रलय का नंबर सेव कर लिया था ताकि दुनिया भर के फ़ोन उठा ले, लेकिन गलती से भी प्रलय का फ़ोन ना उठा ले। उसने जब प्रलय का फ़ोन आते देखा तो वो तुरंत अपने फ़ोन को साइलेंट किया और वापस अपना काम करने लगी। अपने केबिन में बैठे प्रलय ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि उसे इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक बार फिर से सृष्टि को कॉल किया, लेकिन इस बार भी सृष्टि ने कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि इस बार तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा भी नहीं। प्रलय का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तुरंत अपने केबिन से एक बैग लेकर सृष्टि के केबिन की तरफ बढ़ गया। वहीं जैसे ही सृष्टि के केबिन का दरवाज़ा खोला और सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। उसे कल रात की बातें याद आने लगी जो उसके और प्रलय के बीच हुई थी। प्रलय आगे की तरफ आया और बोला, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स। सृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई और हल्का सा अपना सर झुकाकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसके मुंह से सर सुनकर प्रलय का मुंह और उसके एक्सप्रेशन और ज़्यादा बिगड़ गए। वो सृष्टि के बिल्कुल करीब आया और बोला, दोबारा बोलना, क्या कहा तुमने अभी अभी? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आखिरी बार तुमने मुझसे सर कहकर बात की है और मैंने बर्दाश्त कर लिया। आइंदा मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये सर, बॉस, ये सब चीज़ें नहीं सुननी। सृष्टि एक्सप्रेशन लेस होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं आपको ये सब नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिस्टर राणा कह सकती हो। ये जानू, नानू, मोनू, सोनू तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन उड भी हबी कहोगी तो भी चलेगा। वैसे प्रलय भी अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही अब प्रलय ने उसकी चेयर की तरफ देखा और उसकी चेयर पर बैठकर खुद उसे अपने ऊपर खींच लिया तो सृष्टि सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। सृष्टि एकदम चौंक गई। वो तुरंत उसके ऊपर से उठी और बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से खींचने की? और आप मेरी चेयर पर क्या कर रहे हैं? खड़े होइए यहाँ से और मुझे आपका कुछ भी कहकर नहीं बुलाना है। मैं सिर्फ आपको अपना सर या फिर बॉस। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर गई हो, जहाँ से निकलना अब उसके लिए पॉसिबल ही नहीं। वहीं प्रलय ने अब उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, मुझे तुमको एक बात बतानी है। सृष्टि सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है अभी अभी मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखती रही।
उसके सवाल में सृष्टि इतना ज़्यादा खो गई थी कि उसे ये भी नहीं पता लगा कि वो प्रलय की गोद में बैठी है। प्रलय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हल्का सा उसके गाल को टैप करते हुए बोला, मैं अभी अभी उस चॉकलेट चोर से मिलकर आ रहा हूँ। सृष्टि हैरानी से बोली, चॉकलेट चोर? कौन चॉकलेट चोर? प्रलय मुंह बनाते हुए बोला, वही जिसने कल तुम्हारी चॉकलेट खाई थी, जो चॉकलेट मैंने तुम्हें इतने प्यार से दी थी। प्रलय की बात सुनते हुए सृष्टि को होश आया। वो तुरंत प्रलय की गोद से ऊपर उठते हुए बोली, आप विनी से मिलकर आए हैं? आपने विनी से क्या कहा? कहीं आपने उसे ऐसा वैसा कुछ कह तो नहीं दिया? देखिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आग लगाना बंद कीजिए। मैंने आपसे कोई चॉकलेट नहीं मांगी थी, और अगर आपने वो चॉकलेट मुझे दे दी तो वो चॉकलेट तो मेरी हुई ना। उसके बाद वो चॉकलेट कोई भी खाए, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रलय उसे गुस्से से घूरने लगा। उसे सृष्टि की बातों से गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो जिस तरह से उसकी गोद से ऊपर उठ गई थी, उसे उस बात से गुस्सा आ रहा था। उसने वापस से सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोद में से उठने की? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं इतने प्यार से तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे खुद को ढंग से देखने तक नहीं देती। अब चुपचाप बैठी रहो, चॉकलेट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहो तो उस बिन्नी पिन्नी को चॉकलेट से भर दूँ मैं, लेकिन उसका उस चीज़ पर कोई हक नहीं बनता जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूनिवर्स को दी है, समझी तुम? ये बोलते हुए जिस तरह से थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर से प्रलय उसे देख रहा था और उससे बात कर रहा था, सृष्टि का मुंह एकदम से बंद हो गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस खुद को प्रलय के सामने इस तरह से पेश किए हुए थी कि प्रलय पूरी तरह से उसे निहार ले, और जब उसका निहारना बंद हो जाए तो वो प्रलय की गोद से उठ सके। उसे यूं शांत देखकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, अच्छा ये बताओ आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? सृष्टि ने अपना चेहरा झुका लिया। प्रलय ने उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ वापस उठाया। सृष्टि की आंखों में नमी थी। प्रलय का दिल धक हो उठा। वो तुरंत बोला, अब रो क्यों रही हो? सृष्टि अपनी आंखों पर अपनी उंगलियों से साफ करते हुए बोली, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही। आपको मुझे देखना है ना तो देख लीजिए और फिर जाइए यहाँ से। प्रलय उसे देखते हुए बोला, नाराज़ हो गई मुझसे? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपसे क्यों नाराज़ होऊंगी? आप मेरे लगते क्या हैं जो मैं आपसे नाराज़ होऊंगी? और मुझसे फालतू की बातें मत कीजिए। अब मैं हूं ना आपके पास, जितना मुझे देखना है देखिए और जाइए यहाँ से। मुझे परेशान भी मत कीजिए। प्रलय उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ गया, लेकिन अभी भी उसने सृष्टि को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उसे प्यार से ट्रीट करते हुए बोला, अच्छा सॉरी, नहीं करूँगा आगे से गुस्सा तुम पर तुम ना ये मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। मेरा दिल निकलता है यार, तुम्हें पता है तुम्हें एक नज़र देखने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है तुम्हारा, और तुम मिली हो तो तुम मुझे ढंग से खुद को देखने भी नहीं देती हो। तो फिर मुझे गुस्सा ना आए तो और क्या हो? प्रलय की बात सुनकर सृष्टि एकटक नज़रों से उसे देखने लगी। प्रलय मुस्कुराया और बोला, अच्छा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने तुम्हारे लिए आज कुछ पसंद किया है। सृष्टि एक बार फिर से उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। प्रलय अब उसे अपने साथ लिए ही उस चेयर से उठा और वहाँ पर टेबल पर रखे हुए पैकेट को उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, होली पार्टी में तुम यही पहनो। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे नहीं चाहिए, और कौन सी होली पार्टी? मैं किसी होली पार्टी में नहीं आने वाली। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे ऐसी कोई चीज़ लूँगी? देखिए कल वो चॉकलेट आपने ज़बरदस्ती मुझे दी और वो मैंने अपने पर्स में रख ली। मैंने तो उसे खाया भी नहीं। मुझे आपकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे इस तरह से गिफ्ट देकर मुझे इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इस तरह गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाएं और फालतू के चक्कर में पड़ें। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। प्रलय चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसकी नज़रें एकटक सृष्टि पर थी और उन नज़रों में एक अलग ही एक्सप्रेशन था। सृष्टि जब बोलकर चुप हो गई तो प्रलय उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, बकवास खत्म हो गई या फिर और करनी है? सृष्टि का मुंह बन गया। प्रलय एक बार फिर से बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसलिए गिफ्ट दूंगा कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ? इम्प्रेस उन्हें किया जाता है जिन्हें अपने जाल में फंसाना हो। मुझे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसाना यूनिवर्स, तुम्हें अपनी दुनिया में लाना है, वो दुनिया जहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार है। तुम्हें क्या लगता है कि एक ड्रेस से मैं तुम्हारी कीमत लगा रहा हूँ? उसकी ये बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया।
क्या प्रलय का प्यार सृष्टि के दिल से मानव और उसके परिवार का डर खत्म कर पाएगा? क्या सृष्टि प्रलय के साथ आगे बढ़ पाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।